प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स के बारे में। क्या होता है जेनेटिक्स, और देखिए जो चैप्टर है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से काफी ज्यादा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो और ये भी इसमें एकदम कंफर्म है कि इसमें से 2-3 क्वेश्चंस तो आपके बोर्ड एग्जाम में आ ही जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें कि सबसे पहले तो हम जानेंगे यहाँ पे इस वीडियो में कि वंशागति क्या होता है, विभिन्नताएं क्या होती हैं, ठीक है, या आनुवंशिकता क्या होता है, आनुवंशिकी क्या होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए अब हम बिना वेस्ट किए डायरेक्ट चलते हैं अपने टॉपिक पे। जो आज का हमारा जो टॉपिक है क्या है आप देख सकते हैं। और ये जो मेनली जो वीडियो है यहाँ पे देखिए, ये हम हाई स्कूल में भी चैप्टर है, ठीक है, हाई स्कूल में भी मेंडल्स के लॉ के बारे में पूछा गया है और यहाँ भी क्लास 12th में भी पूछा गया है, और दोनों क्लासेस में काफी महत्वपूर्ण है दोनों क्लासेस के लिए, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए जो पहला हेडिंग्स है डिफिनीशन ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, यानी वंशागति एवं विभिन्नता की परिभाषा। क्या होता है इन दोनों की परिभाषा, यानी वंशागति की परिभाषा क्या होती है, विविधता की परिभाषा क्या होता है, यानी डिफिनीशन ऑफ वेरिएशंस क्या होता है, या डिफिनीशन ऑफ यहाँ पे हेरिडिटी क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो पहला हेडिंग्स है वो हेरिडिटी है, यानी हम पहले सबसे पहले जानने वाले हैं कि आनुवंशिक, यहाँ पे वंशागति क्या होता है या आनुवंशिकता क्या होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, वह प्रक्रिया जिसमें माता पिता के लक्षण आने वाले पीढ़ियों में स्थानांतरित होते हो उसे आनुवंशिक लक्षण, यहाँ पे उसे आनुवंशिक कहते हैं, तथा इन लक्षणों का अध्ययन वंशागति कहलाता है, ठीक है। आनुवंशिक लक्षण कहते हैं और इन लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है, वंशागति कहलाता है। तो इसका मतलब क्या कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आप सिंपली बोल सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें माता पिता के लक्षण उनके बच्चों में स्थानांतरित हो जाते हो तो उनको भी बोला जाता है वंशागति, ठीक है। तो इसमें क्या आप समझ रहे हैं, यहाँ पे देखिए कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो माता पिता का जो कैरेक्टर होता है ना वो उनके थ्रू उनके बच्चों में स्थानांतरित हो जाता है। और देखिए ध्यान से आपने पढ़ा होगा लैंगिक और अलैंगिक जनन में, ठीक है। तो ये दोनों जनन पढ़े हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो जैसा कि आपको उसमें बताया गया होगा अलैंगिक जनन में कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक सदस्य भाग लेता है उसको बोला जाता है अलैंगिक जनन, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। तो उसमें आपको बताया गया होगा कि इससे जो संतान उत्पत्ति होंगे ना, जो संतान आएंगे इस जनक के थ्रू, तो इसमें क्या होगा कि इसमें कोई भी विभिन्नता नहीं आएगी, वो जैसा रहेगा वैसा ही सेम टू कॉपी दे देगा, ठीक है। अब इसी में दूसरा समझिए, आप यहां पे जब आप पढ़े होंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो इसमें आपको बताया गया होगा कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो सदस्य यानी नर और मादा भाग लेते हैं तो उनको बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक जनन, और उनके थ्रू जो बच्चे पैदा होते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो इनके थ्रू जो बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर कुछ विभिन्नताएं आ जाती हैं, सेम बिल्कुल उनके जैसे एकदम शरीर नहीं होगा। जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बताया गया था कि उसमें एक ही मेंबर होता है और उसके थ्रू जो संतान उत्पत्ति होता है ना सेम उसी के जैसे, ठीक है। जैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे आप सपोज कीजिए जैसे जो बांस होता है या बम्बू जिसको बोला जाता है, तो उसको देखिए वो सेम जैसे रहता है, सेम जो दूसरा उसका जो प्रोडक्शन होता है सेम उसी के समान होता है कि नहीं होता है, तो बिल्कुल उसी के समान होता है, ठीक है। लेकिन आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं देख सकते हैं। बच्चा पैदा होगा ना तो बिल्कुल भले वो माता पिता का कैरेक्टर उसके अंदर पाया जाएगा लेकिन पूरा नहीं पाया जाएगा। देखिए कैसे, उसमें क्या बच्चा एकदम अपनी माँ के जैसे होगा, अपने पिता के जैसे होगा, नेवर। उसमें कुछ कैरेक्टर्स पाए जाएंगे। जैसे सपोज कीजिए गांव में या कहीं भी लोग बोलते हैं कि जो बच्चा पैदा होता है कि एकदम बिल्कुल अपने पापा के जैसे उसकी नाकें हैं, या उसकी मम्मी की जैसी उसकी आंखें हैं, या बाल अगर मम्मी का घुंघरीला है तो उस बच्चे का बाल घुंघरीला, तो ये सब कैरेक्टर्स क्या हो जाते हैं, शो कर जाते हैं, ठीक है, यानी आ जाता है। तो क्या होता है, ये
कैरेक्टर किसके थ्रू जाता है? तो डीएनए के थ्रू जाता है, ठीक है ना। तो आप बात आती है डीएनए क्या होता है, तो देखिए डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है, एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये रहा। अब हम इसको डायरेक्ट अब यहाँ चलते हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि इसमें बताया गया है कि वह प्रक्रिया जिसमें माता पिता के लक्षण आने वाले पीढ़ियों में स्थानांतरित होते हैं उसे आनुवंशिक लक्षण कहते हैं, तथा इन लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है, वंशावती कहलाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें अब जो बच्चे, इसमें जब माता पिता से जो कैरेक्टर्स बच्चों में जाएगा ना वही प्रभावित होगा, वही यानी दिखेगा, ठीक है। और उसी लक्षण को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, आनुवंशिक लक्षण बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा हेडिंग है वेरिएशन, यानी विभिन्नताएं क्या होती है। विभिन्नता क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें आने वाले पीढ़ियों में कुछ भी लक्षण दिखलाई देते हो उसे विभिन्नता कहते हैं, ठीक है। यानी जो माता पिता के थ्रू जो बच्चे आते हैं यानी पैदा होते हैं उनके अंदर उनके कुछ भी लक्षण दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं विभिन्नताएं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या समझे कि सेम जनक तो वैसे ही होंगे लेकिन उनमें क्या हो जाएगा, कुछ विभिन्नताएं आ जाएगी, और वो किसके थ्रू, जो क्रोमोसोम्स होता है, गुणसूत्र होता है उसके थ्रू। तो यहाँ पे उसमें कुछ विभिन्नताएं आ जाती है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि बताया जाता है कि जैसे क्या होता है कि एक मतलब अजीब प्रकार का कोई मतलब वो बच्चा पैदा हो तो काफी मतलब उसकी शक्लें एकदम बिल्कुल हट के हो, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे म्यूटेशन होता है, यानी उत्परिवर्तन हो जाता है। तो उत्परिवर्तन किसको बोला जाता है, तो देखिए जो अचानक चेंजिंग आती है ना उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन, ठीक है। यानी सडनली चेंजिंग हो जाना ही क्या कहलाता है, म्यूटेशन, ठीक है। उत्परिवर्तन बोला जाता है, अचानक परिवर्तन यानी अचानक होने वाले परिवर्तन को क्या बोला जाता है, म्यूटेशन बोला जाता है, उत्परिवर्तन बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ विभिन्नताएं आ जाती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे बिल्कुल यानी मतलब उतना मैच नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता या वंशागति, यानी आनुवंशिकता या वंशागति दोनों एक ही चीज है, ठीक है, तथा विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी क्या है, तो जेनेटिक्स। और अब देखिए अब इसको आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हेरिडिटी और वेरिएशंस के स्टडी को क्या कहा जाता है, जेनेटिक्स कहा जाता है। या आप बता सकते हैं कि जो वंशागति है, वंशागति और विभिन्नता के अध्ययन को जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया, देखिए आप ध्यान से, वह आनुवंशिकता यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता या वंशागति तथा विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विभिन्नता, तो ये रहा। अब इसमें बात आती है कि यहाँ पे जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स के जो पिता किसको कहा गया, तो देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी के पिता कहा जाता है। यानी जो जेनेटिक्स के पिता कौन है, तो यानी जेनेटिक्स को जो क्या कहते थे, लाए थे, यानी उसको बताए थे, वो कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। यही है ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने ही जेनेटिक्स की उत्पत्ति की, ठीक है। इसीलिए इनको कहा जाता है फादर्स ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। तो देखिए अब हम इसमें कुछ बातें करेंगे, जैसे समझ कीजिए कि हम पढ़ते हैं कोई भी, अगर जैसे इंग्लिश वगैरह पढ़ते हैं हम, तो उसमें लिटरेचर पढ़ते हैं और उसका हमें अर्थ वगैरह पता करना है, तो उससे पहले हम क्या पढ़ते हैं, उसकी मीनिंग वगैरह की याद करते हैं, ठीक ना। तो इसमें भी कुछ शब्दावलियां हैं जिनको हम पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा यहाँ पे वंशागति और विभिन्नता क्या होता है और फिर जेनेटिक्स क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे जब हम मेंडल्स लॉ को पढ़ेंगे ना, तो मेंडल्स लॉ को पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ना है, कुछ शब्दावलियों के बारे में पढ़ना है कि होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, एलिलोमार्फ क्या होते हैं, जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होते हैं, मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्या होता है, ठीक है। तो उसमें और फिर डोमिनेंस और रिसेसिव क्या होता है, तो उसमें हम पहला पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे प्रभाव यानी डोमिनेंस एंड रिसेसिव क्या होते हैं, यानी प्रभावी तथा अप्रभावी क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है,
टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत उसका पहला है यहाँ पे कि डोमिनेंस एंड रिसेसिव क्या होते हैं, ठीक ना। तो ये क्या है, हम मेंडल्स लॉ को समझने से पहले हमें इन सब शब्दावलियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें अब हम डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पे टॉपिक पे। देखिए प्रभावी, यानी प्रभावी को हम पहले समझेंगे। तो इससे पहले हम यहाँ की इसकी डिफिनेशंस को देखते हैं। देखिए संकरण, यानी मेंडल के अनुसार संकरण के पश्चात आने वाली पीढ़ियों में जो लक्षण प्रकट होते हो उसे प्रभावी, तथा जो लक्षण प्रकट नहीं होते हो अर्थात छुपे रहते हो उसे अप्रभावी कहते हैं, ठीक है। यानी क्या बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ, इसमें बता रहा है कि संकरण के पश्चात क्या हो रहा है, जो भी लक्षण प्रकट हो रहे हैं अर्थात वो हमें दिखाई दे रहा है, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है डोमिनेंस। और फिर उसमें जो लक्षण छुपे रहते हैं यानी उसको बताया जाए कि वो दिखते नहीं हो, उनको बोला जाता है अप्रभावी, यानी रिसेसिव बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आप इसके जैसे यहाँ पे लंबा, वो बौना में लंबा प्रभावी होता है जबकि बौना अप्रभावी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इजीली समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे दो बच्चों को हम खड़ा करें, ठीक है, जिसमें एक बच्चे की हाइट 5 फुट है और दूसरे की हाइट 2 फुट है, ठीक ना। तो वहां पे हम आपसे बात करें कि वहां पे कौन प्रभावी होगा, तो यू नो वेरी वेल, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप तुरंत बता देंगे कि जो बड़ा वाला होगा वो प्रभावी होगा और जो छोटा वाला होगा क्या होगा, वो होगा अप्रभावी, ठीक ना। जैसे हम बात करते हैं सिंपली यहाँ पे देखिए, जैसे एक तरफ हम रेड यानी लाल कलर के फूल को लेते हैं, ठीक है, लाल रंग के फूल को लेते हैं यहाँ पे। दूसरे तरफ हम लेते हैं सफेद रंग के, ठीक है, सफेद रंग के फूल को ले लेते हैं। अब ये बताइए कि अगर इसमें हम पूछे कि जो रेड है यानी लाल है और सफेद है, इसमें कौन प्रभावी होगा और कौन अप्रभावी होगा, तो अब यहाँ पे बहुत इजीली बता सकते हैं, क्योंकि जो लाल होगा वो बेहद यहाँ पे अट्रैक्टिव, यानी जो बहुत ही गाढ़ा, यानी बहुत ही वो क्या दिखेगा हमारे आंखों पे, वो पूरा अपना फोर्स बनाएगा, यानी पूरा वो क्या करेगा, आपको एकदम आप तुरंत बताएंगे वहां पे कि क्या है, जो लाल है वो क्या है, डोमिनेंस है, यानी लाल अपना इफेक्ट तुरंत दिखा देगा। आप कलर को क्या बताएंगे वहां पे, लाल के तुलना में आप कलर को देखेंगे ना यहाँ पे सफेद को, तो वहां पे क्या दिखेगा, ये रिसेसिव रहेगा, यानी ये अप्रभावी होगा। तो इसमें अगर पूछा जाता है कि मेंडल्स के अनुसार बताइए कि अगर लाल और सफेद में आपको बता रहा है कि कौन प्रभावी और कौन अप्रभावी है, तो उसमें बताएंगे कि जो लाल रंग होता है ना वो क्या होता है, प्रभावी होता है सफेद की तुलना में, ठीक ना। कभी भी सफेद पे ना ये लाल अपना रंग अपना असर दिखा देगा, ठीक है। इसलिए इस दोनों कलर में आप विभिन्नता प्रकट कर सकते हैं कि जो लाल वाला होगा वो प्रभावी होगा और सफेद वाला क्या होगा, अप्रभावी होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम फूल से भी इसको हम बता सकते हैं, ठीक है। तो क्या हम समझे कि जो प्रभावी होता है अप्रभावी, यानी मेंडल के अनुसार संकरण के पश्चात जो आने वाली पीढ़ियां होगी ना, उसमें जो आने वाले संतान होंगे उसमें जो लक्षण प्रकट होगा, यानी जो लक्षण आपको दिखाई देगा वो प्रभावी होगा, अर्थात आप बता सकते हैं जो छुपे हुए अर्थात वो दिखाई नहीं देते हो उनको आप क्या बोलेंगे, अप्रभावी, यानी रिसेसिव बोलेंगे उनको, ठीक है। और उसमें आप एग्जाम्पल में बता सकते हैं कि जब आप दो वहां पे पौधे लेंगे, एक बौना होगा और एक लंबा होगा, यानी एक टाल होगा एक ड्वार्फ होगा, तो उसमें प्रभावी और अप्रभावी आप बताएंगे, तो उसमें जो टाल वाला होगा यानी जो लंबा पौधा होगा ना वो क्या होगा, वो डोमिनेंस होगा, यानी वो क्या होगा, प्रभावी होगा, और जो बौना पौधा होगा वो अप्रभावी होगा, ठीक है। तो आज का बस इतना ही, और हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और वहां पे हम आपको बहुत मोस्ट टॉपिक बताने वाले हैं। तो आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को देखिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगे। और देखिए जो भी बायो का आपका टॉपिक है, आपको किसी भी प्रकार की उसमें दिक्कत हो तो आप तुरंत इस वीडियो के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक पे दिक्कत हो रहा है, आपको जरूर उस टॉपिक का वीडियो हम बना करके इस पे YouTube पे अपलोड कर देंगे, जिससे आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।